आगे चलते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, योग वायु और किसके लिए बोला गया है? तो वायु को भी जो है आचार्य चरक ने योग वायु बताया है ना। बाकी और भी है, जैसे मधु हो गया, पारद को भी बताया गया है ना, वो सारी चीजें भी हैं। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट, आयतन कितने हैं बच्चों? आयतन है 8। ठीक है, आ से आयतन, अ से 8। ठीक है, अगर मैं बात करूं विधि की, ओके। आगे चलते हैं। स्निग्धाहार, यहाँ से क्वेश्चन बच्चों आ चुका है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से सुनना है। देखो, शरीरम उपचिनौति, तो क्वेश्चन रख के पूछा गया था, शरीरम उपचिनौति इज रिलेटेड विद। अब हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह, वेलकम बैक टू आवर एस्पिरेंट्स। हम देखेंगे विमान स्थान। तो अगर मैं विमान स्थान से बात करूं बच्चों, तो 99% जो आपके चांसेस हैं वो चैप्टर नंबर 1 है ना, और चैप्टर नंबर 8। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो 1 और 8 मैक्सिमम यहीं से ही आते हैं, तो इसलिए मेजर एम्फेसिस जो हमारा रहेगा वो चैप्टर 1 और चैप्टर 8 को ही रहेगा। ठीक है, बाकी जो चैप्टर जितने भी रहते हैं इन बिटवीन 2 to 7, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केवल उन्हीं को टच करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। रस विमान अध्याय चैप्टर नंबर 1। तो इसमें देखो 4 प्रभाव बताए हुए हैं। रस का प्रभाव क्या होता है, द्रव्य का क्या होता है, दोष और विकार। ठीक है, ऐसे करके 4 प्रभाव का वर्णन आया है। विकार को ही आप रोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो रोग प्रभाव और विकार प्रभाव मीन्स सेम थिंग। फाइन। रस कितने होते हैं? 6 होते हैं। वी ऑल नो, मधुरम लवण कटु तिक्त कषाय। फाइन। अब यहाँ जरूरी है कि सम्यक उपयुज्यमानः, कि अगर आप सम्यक रूप से इसका प्रयोग करोगे तो क्या होगा? शरीर याप्यंती, शरीर का यापन करे, है ना। लेकिन मिथ्या उपयोग करोगे तो क्या होगा बच्चों? दोष प्रकोपाय उपकल्पन्ते। ठीक है ना, तो वही है, नॉर्मल सी बात है कि अगर आपने सम्यक प्रयोग करा तो दोष शरीर का यापन करेगा, धातुओं का यापन करेगा, लेकिन मिथ्या प्रयोग करा तो दोषों का प्रकोप करेगा। तो क्वेश्चन रख के क्या पूछेगा? डैश शरीर याप्यंती। ठीक है, ऑप्शन क्या देगा? रस, दोष, द्रव्य, आहार, ऐसे करके ऑप्शन देगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रस। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब हम बात करेंगे कि ये हम ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं वहां पर सूत्र स्थान में, है ना, कि वात पित्त कफ जो है वो कौन से रस का जो है जनन करते हैं और कौन से रस का शमन करते हैं। अगर मैं वात दोष की बात करूं तो वात दोष जो है कटु तिक्त कषाय, इन 3 रसों का जनन करने वाला होता है ना। जबकि पित्त दोष जो है वो क्या करता है बच्चों? कटु अम्ल लवण, है ना, कटु अम्ल और लवण, इन 3 रसों का जनन करता है, जन्यति, है ना। कफ दोष जो है हमारा वो कौन से दोषों का जनन करता है? मधुर, अम्ल, लवण, है ना। आगे चलते हैं शमन की तरफ, तो अपोजिट हो जाएगा वात और कफ एक दूसरे के। तो वात किसका शमन करेगा बच्चों? मधुर, अम्ल, लवण का। ठीक है, जबकि कफ किसका शमन करेगा? कटु तिक्त कषाय का। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, रह गया कौन? पित्त। ये बहुत जरूरी है, पित्त वाला, इसको अच्छे से याद करना है कि पित्त जो है वो किसका शमन करता है? मधुर तिक्त कषाय रस का। ठीक है, क्वेश्चन आएगा अगर तो पित्त से ही आएगा। आगे चलते हैं। दोष, वी ऑल नो, दोष 3 प्रकार के होते हैं, वातादि दोष, है ना। सेम यहाँ पर भी है कि दोष अगर प्रकृति भूतः, प्राकृतिक अवस्था में रहेंगे तो क्या करेंगे? शरीरो उपकारका भवन्ति। ठीक है, लेकिन अगर विकृत हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नाना विधिर विकार, है ना, बहुत सारी व्याधियां कॉज कर सकता है। शरीरम उपताप्यन्ति, इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही रख के पूछेगा डैश शरीर उपकारका भवन्ति, तो क्या है बच्चों? दोष की प्राकृतिक अवस्था, प्रकृति भूतः। ठीक है, आगे चलेंगे। आचार्य चरक ने 2 सिद्धांत दिए हैं इस वाले चैप्टर में। फर्स्ट वन इज प्रकृति समसंवेद सिद्धांत, अनदर वन इज विकृति विषम समवाय सिद्धांत। तो इसका रेफरेंस रख के पूछा जाता है कि प्रकृति समसंवेद और विकृति विषम समवाय, कि ये दोनों जो सिद्धांत है वो किस ऑथर ने दिए हैं? तो इट इज गिवन बाय आचार्य चरक। ठीक है, दैट थिंग। एंड वन मोर थिंग, कि कहाँ पर आया है? तो चरक विमान 1 में इसका रेफरेंस मिलता है। यहीं पर याद कर लेते हैं कि हाँ, जो हमारे आचार्य वाग्भट है उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, उसका नाम क्या है? विचित्र प्रत्यारब्ध। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी पीजीईटी में, तो स्पेशल फोकस करेंगे यहाँ पर क्या? विचित्र प्रत्यारब्ध। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको 3 द्रव्य मिलेंगे जिसके बारे में उन्होंने टिप्पणी की है। सबसे पहले आता है हमारा तैल, नेक्स्ट है हमारा घृत, नेक्स्ट है हमारा मधु, है ना। तो तैल जो है वो क्या है बच्चों? वात शामक है ना। घृत क्या है? पित्त शामक है। और मधु क्या है? कफ शामक है। ठीक है, तो क्वेश्चन रख के पूछता है कि तेल जो है वात का शमन कैसे कर रहा है, तो इसमें कौन कौन से गुण प्रेजेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहली स्निग्ध, दूसरा उष्ण और तीसरा गुरु। ठीक है, ये तीनों ही लक्षण जो है वो वायु के अपोजिट है ना। वायु क्या है? शीत, लघु, रुक्ष, है ना। तो इसीलिए तीनों गुण अपोजिट है वात से, इसीलिए वात का शमन करेगा। मूविंग अहेड पित्त की तरफ चलते हैं कि घृत जो है पित्त का शमन कैसे करता है। तो इसमें क्या है बच्चों? ये मधुर रसात्मक है ना। माधुर्य और क्या है? शैत्य, शीत है और मंद है, इसीलिए ये जो है पित्त का शमन करता है। ओके,
इसी चैप्टर में पित्त के बारे में आचार्य चरक ने क्या बताया है, इसके रस के बारे में बात की है। ठीक है, अमधुर बोला है, अमधुर, वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस। इस पे क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी में कि अमधुर गुण जो है पित्त का वो कौन से चैप्टर में बताया गया है। तो कहाँ बताया है बच्चों, चरक विमान 1 में बताया गया है अमधुर। अमधुर मतलब क्या है, कटु से ले सकते हो आप, ठीक है ना। अमधुर का मतलब क्या हो जाएगा, कटु, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कफ की मधु जो है वो कफ का शमन कैसे करता है, क्योंकि ये क्या है, ये तो रुक्ष है। तीक्ष्ण और कषाय। स्टूडेंट्स आंसर लगाते हैं कि मधु का जो रस है वो है मधुर, नहीं, बिल्कुल नहीं। मधु का अगर मैं बात करूं जो प्रधान रस है वो कषाय है, इसका अनुरस मधुर है, ठीक है ना। इसलिए जब भी क्वेश्चन आए बिल्कुल अपनी इंद्रियों को खोलकर आंसर लगाना है कि कषाय रस जो है इसका प्रधान रस है, फाइन, एंड दैट्स व्हाई इट इज कफाशामक, ठीक है। सो अगर इन तीनों चीजों का अगर नियंत्रण अभ्यास करेंगे तो ये क्या करेगा, वात का शमन, पित्त का और कफ का रिस्पेक्टिवली। ओके, इस पे से क्वेश्चन आता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अच्छे से पढ़ना है हमें, ठीक है। अब तो कोई नहीं भूलेंगे, आई होप सो। आगे चलते हैं, इसी चैप्टर के नेक्स्ट प्रकरण में आप देखेंगे आचार्य चरक क्या बता रहे हैं कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जिनका अगर आप ज्यादा सेवन करेंगे, है ना, तो अत्यधिक सेवन करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अत्यधिक सेवन जो है वर्ज्य बताया है। 3 चीजें बताई जो निरंतर सेवन करना अच्छा है, ठीक है, और 3 चीजें बताई हैं जो निरंतर सेवन करना जिनका ठीक नहीं पड़ेगा। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम पिप्पली, क्षार, लवण। सबसे पहले बात करेंगे पिप्पली की। तो पिप्पली का जो रस है वो क्या है बच्चों, कटु रसात्मक है ये, है ना, कटु रसात्मक। ध्यान से सुनना है, यहाँ से क्वेश्चन मान के चलना। चैप्टर 1 बहुत जरूरी है, मैंने पहले बता दिया कि क्वेश्चन आता है 99% चैप्टर 1 या चैप्टर 8 से ही आता है, इसलिए कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, स्पेशली जहां पर मैं की पॉइंट बता रही हूँ, एम्फसाइज कर रही हूँ, ठीक है। तो कटु रसात्मक है। दूसरा क्या, मधुर विपाक, ठीक है, तो उसका विपाक जो है बच्चों क्या है, मधुर है, ठीक है, लेकिन ये गुरु होती है, ठीक है। तो कटु रस, मधुर विपाकी और गुरु, साथ में स्निग्ध उष्ण बताई गई है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपात भद्रा, ठीक है। अगर पिप्पली से क्वेश्चन आया तो यही लक्षण रख के पूछेगा, क्या, आपात भद्रा, ठीक है। किसके लिए बोला गया, पिप्पली के लिए बोला गया है। और ये क्या है, प्रक्लेदी और योगवाहिनी, ठीक है, ठीक है, प्रक्लेदी और योगवाही बताई गई है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर पिप्पली का आप अगर कम समय तक यूज कर रहे हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि लाभ देने वाली है। लेकिन अगर इसका आपने अत्यधिक प्रयोग कर लिया तो क्या हो जाएगा, तो ये क्लीन होने की वजह से कफ का कोप करेगी बच्चों, ठीक है ना, कफ कोप कर हो जाएगी। और उष्ण होने से क्या करेगी, पित्त का कोप करेगी, ठीक है ना। तो अगर अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कफ पित्त कोपक, ओके। और अगर इसका आपने अल्प मात्रा में सेवन करा, है ना, अल्प मात्रा में सेवन करने से क्या होगा, ये वात का जितना शमन करना चाहिए उतना शमन नहीं करेगी, ठीक है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि अगर इसका आप कंटिन्यूअस प्रयोग कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा, दोष संचय अनुबंधा, ठीक है, ठीक है, दोष संचय अनुबंधा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहा हमारे लिए पेपर के लिए, आपात भद्रा, ठीक है। अगर कम टाइम के लिए यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, शुभ अशुभ दोनों कर्म करने वाली है, ठीक है, वो भी सद्य। तो अगर कम टाइम के लिए यूज कर रहे हैं तो आपात भद्रा है। वैसे इसको जो है प्रक्लेदी और योगवाही बताया गया है। अगर अत्यधिक प्रयोग कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, दोष संचय अनुबंधा, ओके। आगे चलते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, योगवाही और किसके लिए बोला गया है, तो वायु को भी जो है आचार्य चरक ने योगवाही बताया है ना। बाकी और भी है, जैसे मधु हो गया, पारद को भी बताया गया है ना, वो सारी चीजें भी हैं। आगे चलते हैं, क्षार। आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पर कितनी सारी कोरियन वीडियोस फेमस हो रही है जिसमें वो जो ये होता है विनेगर वगैरह होता है, सोया सॉस होता है, उसको कितना ज्यादा वो यूज करते हैं, है ना। तो क्षार का प्रयोग जो है एक्सेसिवली करेंगे तो क्या होगा, हम इस वाले प्रकरण में देखेंगे। सबसे पहले क्षार क्या है बच्चों, उष्ण है, तीक्ष्ण है, लेकिन गुण इसका लघु होता है, ये पता होना चाहिए आप, है ना। उष्ण तीक्ष्ण है लेकिन जो गुण है वो क्या है बच्चों, वो लघु है, ठीक है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, बड़ी मजेदार है। क्षार चीज क्या करता है, क्लेद्य इत्यादौ पश्चात विशोष्यति। स्टार्टिंग में तो क्या करेगा, पहले ये करेगा क्या, क्लेदन, फर्स्टली क्लेदना, ठीक है ना। उसके बाद क्या करता है, शोष्यति, ठीक है ना। तो पहले तो ये क्लेदन कर देगा स्टार्टिंग में, उसके बाद कर देगा शोषण, इंपॉर्टेंट। और क्या है इसका, पचन, दहन, भेदन इत्यादि ये सब काम है ना। इंपॉर्टेंट क्या रहा हमारे लिए, केश, अक्षि, हृदय, पुंसत्व, उपघात करा, ठीक है। तो ये पुंसत्व उपघात कर होता है। और क्योंकि ये उष्ण है, तीक्ष्ण है, इसलिए क्या करेगा, हृदय का अपकर्तन करने वाला है ना, हृदयम अपकर्तना, ठीक है। ये तो याद रख सकते हैं, क्षार है तो क्या करेगा, हृदय का अपकर्तन करेगा क्योंकि ये तीक्ष्ण है, ठीक है। बस इतना ही जरूरी था क्षार से रिलेटेड। और जैसे मैंने बताया कि प्राच्य जो चीन वाले जो लोग होते हैं ना, वो ज्यादा इसको क्षार का प्रयोग करते हैं। मूविंग अहेड, लवण, लवण की तरफ चलते हैं। तो लवण भी बच्चों क्या है, क्षार की तरह ही उष्ण और तीक्ष्ण बताया गया है ना, लेकिन सैंधव क्या है, शीत है, वो भी याद होना चाहिए, ठीक है।
आपाद भद्रा हमने जो है पिप्पली के लिए पढ़ा, क्यों? क्योंकि पिप्पली क्या है, फीमेल है ना, इसलिए आपात भद्रा आया है। लवण क्या है, पुल्लिंग है, इसीलिए इसके लिए क्या है, आपात भद्र, आपात भद्रम, ठीक है ना, क्योंकि ये पुल्लिंग है। तो अगर पेपर में आएगा तो अच्छे से पहले पढ़ना है कि आपात भद्रा पूछा है या भद्रम पूछा है, फाइन। इसके अलावा एक लाइन है जो दोनों के लिए सेम आती है, क्या कि जैसा हमने पिप्पली में पढ़ा था, प्रयोग संसाद गुण्यात, है ना, कि अगर सम्यक रूप से करेंगे तो आपात भद्र है ना, लेकिन अगर ज्यादा प्रयोग कर लिया तो क्या हो जाएगा, दोष संचय अनुबंधा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा दोष संचय अनुबंधा, ठीक है। तो ये पिप्पली में भी आता है, ये लवण में भी आता है, ओके। इसके अलावा क्या है, शिथिल मांस शोणित अपरिक्लेश सहाश्च, इंपॉर्टेंट, अपरिक्लेश सहाश्च। बाकी आप सब जानते ही हैं कि लवण का प्रयोग करोगे, लवण क्या है, पित्तवर्धक है, इसलिए क्या करेगा, खालित्य पालित्य इत्यादि ये सब चीज तो करेगा, है ना। क्षार भी यही करेगा और लवण में यही सब चीज करेगा। इंपॉर्टेंट जैसे जो था मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट लवण में जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो क्या है, विसृंसन, विरेचन करने वाला है, उपक्लेदी। तो बच्चों यही डिफरेंस रहा कि क्षार जो है पहले क्लेदन कराएगा फिर शोषण कराएगा, लेकिन लवण जो है वो तो उपक्लेदी रहा, ठीक है ना। सो ये तीन चीजें हो गई जो हमें नियंत्रण सेवन नहीं करना चाहिए, अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस मिल सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मान के चलना आएगा इन तीनों जगह से, इसलिए बिल्कुल नहीं छोड़ना, जो बताया है अच्छे से याद करने हैं। आगे चलते हैं सातवें। तो यहाँ पर सातवें का एक रेफरेंस मिलता है, सातवें की डेफिनेशन दे रखी है क्या, कि सातवें ही है जो क्या है, उपचय है ना, सातवें अर्थ हुई उपचय अर्थ, बस इतना ही याद होना चाहिए कि यहाँ पे रेफरेंस आया है। मूविंग अहेड, यहाँ पर जो है आहार विशेष आयतन बताए गए हैं, कितने, आहार विशेष आयतन, इंपॉर्टेंट, आयतन कितने हैं बच्चों, आयतन है 8, ठीक है, आ से आयतन, अ से 8, ठीक है। अगर मैं बात करूं विधि की, तो विधि हो गई हमारी 10, आहार विधि है ना, आहार विधि हो गई 10, आयतन हो गए 8, ठीक है। पहले इसके नंबर पे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी नंबर पे नहीं आ रहे हैं फिलहाल 2-3 ईयर से स्पेशली, लेकिन अभी इसके बाकी जो भेद है, जो चीजें बता रखी अंदर का कंटेंट जो है, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक एक करके फटाक से पढ़ लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द आहार विशेष आयतन। पूरा नाम क्या है, अष्टाहार विधि विशेष आयतन। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन रख के पूछता है कि ये कितने हैं, ऑल्दो जैसे मैंने बताया भी रिसेंटली तो नहीं आ रहा है, बट फिर भी आहार विधि विशेष आयतन, ठीक है। तो आप आयतन से पढ़ेंगे, याद रखेंगे, आयतन 8, आयतन 8 ऐसे करके याद रखेंगे आप, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रकृति, तो प्रकृति देखो स्वभाव है कि आपने कोई भी फूड लिया उसमें नेचुरल क्वालिटीज कौन कौन से, दैट इज स्वाभाविक, है ना। नेक्स्ट आता है करण, करण मतलब होता है बच्चों संस्कार, ठीक है ना, और संस्कारों ही गुणांतरधानम, बस उतना ही याद रखना है जितना मैं बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन रखिए क्या पूछेगा, कि संस्कारों ही गुणांतरधानम किसके लिए बोला गया है, इंपॉर्टेंट है ना। आंसर क्या होगा बच्चों, करण के लिए बोला गया है, करण आयतन के लिए बोला गया है। नेक्स्ट आता है हमारा संयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। संयोग जो है दो प्रकार से कर सकते हैं, पहला क्या है, सर्वग्रह और दूसरा क्या है, परिग्रह, ठीक है ना। सर्वग्रह क्या है, जैसे साउथ इंडियन जो लोग हैं उनको पता होगा, ज्यादातर वहीं पर ये चीज फॉलो करते हैं कि जो प्लेट में कोई भी फूड आइटम है, मान लीजिए 4 फूड आइटम है, तो उन सभी को जो है सर्वग्रह मिश्रित करके एक पिंड बनाकर खाते हैं। तो इस साउथ में ये चीज फॉलो करते हैं, जितना मुझे पता है ना। तो 4-5 चीजों को मिला के और उसके बाद में जो है उसको पिंड स्वरूप का बना के ग्रहण करते हैं। उसको क्या बोला है, सर्वस्य ही ग्रह, है ना, सब मिला के फिर ग्रहण करते हैं। जबकि परिग्रह क्या है, अलग अलग द्रव्य को ग्रहण करें, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में करते हैं कि पहले चावल लिया फिर अलग से लिया, कुछ सॉलिड आइटम लिया, तो उस तरीके से जो अलग अलग करके खा रहे हैं दैट इज परिग्रह, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो च वर्ड आता है, सर्वतश्च, ठीक है ना। तो चा से पहचानना है हमें कि सर्वतश्च अगर आएगा तो वो परिग्रह है, ठीक है। सर्वस्य ही ग्रह आएगा तो वो सर्वग्रह है, समझ में आया। आगे चलते हैं देश, तो स्थान को देश कहते हैं, ये आपको पता ही है ना। तो इसमें दोनों चीजें हैं, हो सकता है वो आहार या औषध द्रव्य की बात कर रहा हो कि उसका जो है उत्पत्ति कहाँ पर हुआ, उसके रिस्पेक्ट में देश की बात कर रहा हो, है ना। तो आहार भी हो सकता है, औषध भी हो सकता है, ओके। आगे चलते हैं बच्चों, बट यहाँ पर आहार होना ज्यादा ठीक लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर हम जो है आहार विधि विशेष आदत पढ़ रहे हैं इसीलिए, ओके। आगे चलते हैं, देखो काल, तो काल जो है दो प्रकार के होते हैं, नित्यक और अवस्थिक, वी ऑल नो, है ना। नित्यक क्या है, जो निरंतर गमन होने वाला है, जैसे कि ऋतु, है ना। तो ऋतु जो है वो समय के अनुसार चेंज होती रहेगी, गमन होती रहेगी, इसलिए बोला नित्य ग, यानी कि गमन होने वाले नित्य रूप से। नेक्स्ट है अवस्थिक, अवस्था के अनुसार, है ना, जैसे कि चक्रवाणी का सिद्धांत क्या है, आदि मध्य अंत में कफ पित्त वात इन सबका कोप होता है रिस्पेक्टिवली, है ना, दैट इज अवस्था। ऐसे ही अगर आप भोजन ले रहे हो तो भोजन के आदि मध्य अंत में कफ पित्त वात का कोप होता है ना। आगे चलते हैं बच्चों, नॉट कोप होता है मतलब कि उसकी प्रधानता रहती है ना। भोजन लिया तो आदि अवस्था में कफ रहता है, इसीलिए भोजन खाते के साथ ही आपको आलस आता है, ठीक है ना। सेकेंड अवस्था में जो है पित्त रहता है और लास्ट की अवस्था में जो है वात है, ठीक है ना, तभी तो जरण हो रहा है फूड का।
आगे चलते हैं उपयोग संस्था, ये बहुत जरूरी है। आपको क्वेश्चन रख के पूछेगा क्या, जीर्ण लक्षण अपेक्षा, कि जीर्ण लक्षण की अपेक्षा कौन रखता है, आंसर क्या है बच्चों, उपयोग संस्था। संस्था मतलब क्या हो गया, नियम, रूल्स, है ना। तो उपयोग संस्था मतलब हो गया कि आप जो है किस तरीके से भोजन कर रहे हो, उसके नियम है। तो इन सभी रूल्स को जो है उपयोग संस्था के अंडर कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है, पहचानोगे कैसे, जीर्ण लक्षण अपेक्षा, जैसे कि उद्गार शुद्धि होना, उत्साह होना, है ना, वेग का उत्सर्ग होना, तो ये सभी जो है, ये सब जो है जीर्ण लक्षण के अंतर्गत आते हैं। फाइन, आपको एग्जाम के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, जीर्ण लक्षण अपेक्षा उपयोग संस्था। आगे चलते हैं, लास्ट आता है हमारा क्या, उपयोक्ता। उपयोक्ता क्या हो गया, जो फूड इनटेक कर रहा है, जो यूजर है ना, जो फूड ले रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है बच्चों, ओक सात्म्य। ठीक है, तो क्वेश्चन रख के पूछेगा ओक सात्म्य इज रिलेटेड विथ, है ना, आंसर क्या है, उपयोक्ता। कुछ लोग होते हैं जिनको टी कॉफी बिल्कुल आदत नहीं होती, अगर लेंगे तो एसिडिटी होता है, लेकिन वहीं पर दूसरा कैटेगरी के लोग हैं जिनको अगर टी नहीं दे तो नींद नहीं आएगा, है ना। कुछ पेशेंट बोलते हैं मोशन नहीं होगा, तो ऐसे केस में क्या है, उनके लिए वो ओक सात्म्य हो गया, कि भले से वो जो है अपत्य है, लेकिन एक पर्टिकुलर उपयोक्ता के लिए वो सात्म्य हो चुका है। ठीक है, आगे देखो, ये जो 8 प्रकार आयतन जो बताए हैं, उसके लिए क्या बताया गया है कि इसका यूज क्यों कर रहे हैं, शुभ अशुभ फला व परस्पर उपकार। ठीक है ना, तो दोनों ही चीजों के लिए है कि अगर सम्यक प्रयोग करेंगे तो शुभ फल मिलेगा और असम्यक करेंगे तो अशुभ फल मिलेगा। और क्या है, परस्पर उपकार, है ना, कि एक दूसरे के लिए उपकार करने वाला भी होता है। ठीक है ना, तो बस इतना याद रखना है, शुभ अशुभ फला व परस्पर उपकार किसके लिए बोला गया है, आयतन के लिए बोला गया है। आगे चलते हैं बच्चों, आहार विधि विधान, इससे जो है 2 बार पीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, वो भी रिसेंट वाले एग्जाम में आए हैं, 20 में भी आया है, 18 में भी आया है। ठीक है ना, तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है। देखो, सबसे पहले आता है हमारा उष्ण आहार। तो उष्ण आहार के लिए क्या बताया गया है, क्षिप्राम जरा गच्छति, क्षिप्राम जरा गच्छति, कि अगर आप गर्म भोजन लेंगे तो तुरंत से उसका डाइजेशन हो जाएगा। दूसरा, वात अनुलोम्यति, वात का अनुलोमन होगा। और श्लेष्माणम च परिह्रास्यति, तो कफ का क्षय होगा। ठीक है ना, तो ऐसे में उष्ण आहार जो है वो त्रिदोष पे काम करता है, वात का अनुलोमन कर रहा है ना, पित्त जो है हमारा बेसिकली जो है पाचन में काम करता है, तो जराम गच्छति, और श्लेष्मा कफ का जो है ह्रास करता है। ओके, आगे चलते हैं, स्निग्धाहार। यहाँ से क्वेश्चन बच्चों आ चुका है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से सुनना है। देखो, शरीरम उपचिनौति, तो क्वेश्चन रख के पूछा गया था, शरीरम उपचिनौति इज रिलेटेड विद, और ऑप्शन इतने अच्छे थे, उष्ण आहार भी दे रखा है उसमें, स्निग्धाहार भी दे रखा है ना, मात्रा पूर्वक आहार दे रखा है, तो ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे थे। इसीलिए अगर जिस बच्चे को पता होगा कि स्निग्ध आहार के रिस्पेक्ट में आए तो ही आंसर आप लगा पाओगे। तो देखो, इसमें जो है उपचिनौती ना वर्ड कॉमन आ रहा है, स्निग्ध में भी और उपचिनौती, ऐसे करके याद रख लो। ठीक है, तो स्निग्धाहार शरीरम उपचिनौती। ठीक है, और क्या है, दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि, बलवर्ण प्रसाद। ठीक है, तो ये सभी जो है स्निग्धाहार की क्वालिटीज हो गई कि अगर आप लोगे तो ये इसको फायदे होंगे। ठीक है, बाकी जो हमने यहाँ पर चीजें पढ़ी थी ना उष्ण आहार वाली, वो भी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, वो सब तो एडिशन है, अलग से क्या रहा ये। आगे चलते हैं, अजीर्ण में भोजन। तो अगर कोई है जो अजीर्ण में भोजन कर रहा है ना, पहले वाला भोजन जीर्ण नहीं हुआ, ऐसे में भोजन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, सर्वांग दोषान प्रकोपति आशु, सभी दोषों का प्रकोप तो होगा, लेकिन कैसा होगा, आशु, तुरंत से होगा, इमीडिएट होगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है जहां पर अजीर्ण में भोजन करने को बताया है ना, कौन सी कंडीशन है, जैसे कि आपका भस्मक रोग हो गया तो वहां पर बोल रखा है कि हाँ वहां पे अलाउड है, वहां पे कर सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, इष्ट दिशा में जो है भोजन करने के लिए बोला है, रीजन बिंग मनोविघात नहीं होता। ठीक है ना, तो मनोविघात से बचने के लिए इष्ट दिश में भोजन करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अति द्रुतम, अगर बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हो तो क्या होगा, भोजनस्य अप्रतिष्ठानम, मतलब कि जाना था कहाँ पे, अमाशय में, और कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना, तो इसीलिए अपोजिट गति को प्राप्त हो जाएगा। अप्रतिष्ठानम, जहां जाना चाहिए वहां पे नहीं जा रहा है। ठीक है ना, तो जल्दी नहीं खाना है। और क्या बताया है, अवसाद, तो रख के पूछेगा, भोजनस्य अप्रतिष्ठानम किस रिलेटेड है, अति द्रुतम भोजन। आगे चलते हैं, तो इसलिए वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। अप्रतिष्ठानम मतलब प्रतिष्ठित, जहाँ पे बैठना चाहिए था भोजन को वहां पे अपनी जगह पे जाके नहीं बैठ पा रहा है, क्यों, जल्दी जल्दी खा रहे हो तो। ओके, आगे चलते हैं, अति विलंबित। अब कफ वाले जो होते हैं लोग वो धीरे धीरे खाते हैं, उससे क्या होता है, लंबे समय तक खा रहे हो तो तृप्ति नहीं होगी। ठीक है ना, तो पहला है तृप्ति ना होना, और दूसरा क्या, विषममचा पच्यते, धीरे धीरे खाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, वात कोप हो रहा है, इसलिए विषमता आएगी। सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखो। अति विलंबित, धीरे धीरे खाओगे तो क्या हो जाएगा, वात का कोप होगा, जिससे क्या होगा, विषमता आएगी। एक और यहीं पर याद कर लेते हैं जो जरूरी है, वो क्या है, मात्रावत, है ना। अगर मात्रावत भोजन कर रहे हैं तो उससे क्या होगा,
अव्यथम च परिपाकम, ठीक है, ठीक है, अव्यथम च परिपाकम, कि बिना कॉम्प्लिकेशन हुए अच्छे से पाचन होगा, है ना। और क्या बताया है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि भोजन से अप्रतिष्ठानम, जहां जाना चाहिए था वहां नहीं जाएगा, तो डाइजेशन कैसे होगा बच्चों, है ना। लेकिन अगर मात्रा पूर्वक लेंगे अगर आहार, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि वो जो है सुखम गुदम अनुपरियेति, मतलब कि अमाशय से लेता हुआ वो गुदह तक, गुदह प्रदेश तक मल अच्छे से मतलब जो है संचय हो रहा है एक तरीके से, है ना। तो उसका डाइजेशन अच्छे से हुआ, नेक्स्ट उसका जो है एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो रहा है, एसिमिलेशन अच्छे से हो रहा है, बाद में जो है एक्सक्रीशन भी अच्छे से हो रहा है। तो इन शॉर्ट मात्रा पूर्वक आहार लेंगे तो पूरी की पूरी जो हमारी डाइजेशन की स्टेजेस है वो सारी की सारी अच्छे से हो जाएंगी। तो क्या बोला है, सुखम गुदम अनुपरियेति, ठीक है, इतना बस, ये 2 पॉइंट याद कर लेना। दैट्स इट अबाउट चैप्टर 1।